हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं आदित्य सिंह हिंदी की दुनिया के इस चैनल पे एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार फिर से जुड़ जाइए। एक लंबे समय बाद हम विशेषण अध्याय के साथ आए हुए। हमने अपने पूर्व की क्लास में विशेषण को पढ़ा था और आज के क्लास में हम उसी विशेषण को कंटिन्यू करते हुए विशेषण के बारे में आगे हमने जानेंगे। देखिए, हमने विशेषण में जो कुछ भी पढ़ा था वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे पहले से लिख दिया हुआ, तो एक बार हम उसको रिकॉल करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद विशेषण पार्ट 2 में देखेंगे कि अब हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लिखा है पूर्व के अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, तो मित्र हमने पूर्व के अध्याय में हमारा नया अध्याय मिला था विशेषण, जहां हमने विशेषण की परिभाषा जानी थी। विशेषण की परिभाषा क्या जानी थी कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम, वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। फिर हमने विशेष्य भी जाना था। लगे हाथ कुछ महत्वपूर्ण से शब्दों को भी हमने जाना, जैसे विशेष्य किसे कहते हैं, जब किसी वाक्य में जिसके बारे में, जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बात की जा रही हो उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। हमने फिर इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो हम फिर पढ़े थे प्राविशेषण किसे कहते हैं। तो प्राविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं और विशेषण पर जोर डालते हैं, उसे ही हम प्राविशेषण पढ़े थे। इतना हमने पूर्व के अध्याय में पढ़ा था। फिर जब हम इसी कड़ी में आगे हम बढ़े थे तो फिर हमने क्या पढ़ा था, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। दोस्त, हमने क्या पढ़ा था, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। और हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्थान के आधार पर विशेषण इन दोनों भेदों को समझा था। उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? जब वाक्य में विशेषण की उपस्थिति पहले हो और विशेष्य की उपस्थिति बाद में हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य विशेषण का एग्जांपल लेके आपको मैं समझा दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा लाल तरबूज। ठीक है, अब हम उद्देश्य विशेषण को इसमें समझेंगे। तो उद्देश्य विशेषण वो विशेषण होता है जब वाक्य में विशेषण पहले आए। तो लाल तरबूज, इसमें विशेषता क्या है? तरबूज की विशेषता क्या बताई जाएगी? बोलेंगे भैया तरबूज की विशेषता बताई जा रही है कि तरबूज कैसा है, लाल है। तो लाल क्या हो जाएगा मित्र? लाल विशेषण हो जाएगा। और तरबूज क्या हो जाएगा? यहाँ वाक्य में किसके बारे में बात किया जा रहा है? बोलेंगे वाक्य में भैया तरबूज के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम के बारे में बात किया जा रहा हो वही हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। तो देखिए यहाँ पे विशेषण पहले स्थान पे आया और विशेष्य कहाँ आया, दूसरे स्थान पे आया। तो जब वाक्य में विशेषण पहले आया और विशेष्य बाद में आया तो वही हमारा क्या कहलाता है, उद्देश्य विशेषण कहलाता है। मित्र, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको याद होगा, या फिर पहले से अगर आप जानकारी रखते होंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। विधेय विशेषण जब हम आए तो विधेय विशेषण में हमने ये समझा था कि विधेय विशेषण में क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। कि जब वाक्य में विशेष्य पहले आ जाए, जैसे मैंने लिख दिया गाय। गाय कैसी है? गाय काली है। गाय काली है। अब वाक्य में किसके बारे में बात किया जा रहा है? गाय के बारे में बात किया जा रहा है। और मैं अभी आपको बताया हूँ कि वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाता है वही क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। और वाक्य में किसके बारे में बात किया जा रहा है? गाय काली है। बताइएगा किसके बारे में बात किया जा रहा है? बोलेंगे गाय के बारे में बात किया जा रहा है। गाय कैसा है मित्र? गाय कैसा है? गाय काली है। गाय कैसी है? काली है। गाय की विशेषता क्या है? काली है। तो इसकी विशेषण शब्द क्या होगा? काली। ठीक है, गाय की जो विशेषता बताई जा रही है क्या बताई जा रही है कि गाय कैसी है मित्र? काली है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले विशेषण आया या विशेष्य आया? बोलेंगे नहीं भैया, हमको दिख रहा है सबसे पहले इसमें विशेष्य आया, क्योंकि विशेष्य वो होता है जिसके बारे में बात की जाती हो। ठीक है, तो गाय के बारे में बात की जा रही है तो विशेष्य जो पहले आया और विशेषण बाद में आया। तो जब वाक्य में विशेष्य पहले आ जाए और विशेषण बाद में आए उसे ही हम क्या कहते हैं मित्र? विधेय विशेषण कहते हैं। ये तो बात हमने कर ली पिछली क्लास की, जो हमने पिछले क्लास में इतना पढ़ा था। अब आज के यानी विशेषण पार्ट 2 के आज के अध्याय में क्या क्या रहने वाला आज हम पढ़ेंगे। तो आज उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास में बताई गई सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। और अभी चूंकि मैंने इसको रिकॉल भी कर दिया है, आपको फिर से एक बार मैंने बता दिया, तो चीजें कंटेस्ट हो जाएंगी ताकि जब मैं विशेषण के आगे आपको मैं पढ़ाऊं तो आप चीजें और अच्छे से पकड़ पाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आओगे। अब मैं इसको मिटाऊंगा और विशेषण पार्ट 2 के अध्याय में, आज की क्लास में जो कुछ होने वाला वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। तो जो हमारा आज का अध्याय होने वाला है वो होने वाला है विशेषण के भेद। आज हम पढ़ेंगे क्या मित्र? आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के भेद। क्या पढ़ेंगे मित्र? विशेषण के, देखिएगा, विशेषण के
विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं आप सबको पता होना चाहिए। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के बोलेंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं। अच्छा, कौन कौन से 4 भेद होते हैं बताइएगा। विशेषण के वो कौन कौन से 4 भेद होते हैं? पहला आप बोलेंगे भैया संख्यावाचक विशेषण, लिखिएगा संख्यावाचक विशेषण। अभी हम लिखेंगे इसके चारों भेदों को भी हम लिखेंगे, देखिएगा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या होता है मित्र? परिमाणवाचक विशेषण। एक एक करके हम सारी चीजों को बताएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा क्या होने वाला बताइएगा? तीसरा क्या होने वाला? समूहवाचक, सॉरी ये नहीं होगा, माफ करिएगा। देखिए तीसरा जो इसका होगा सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। समूहवाचक तो संख्यावाचक के अंदर चला जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। चौथा मित्र क्या होने वाला है हमारा? चौथा होने वाला आप सबको पता होना चाहिए गुणवाचक विशेषण, जहां गुण की हम बात करते हैं, ठीक है। गुण भी एक विशेषता ही होती है, अच्छाई, ईमानदारी, बुराई, ये भी क्या होती है? एक गुण होता है। और गुण किसके अंदर आता है? विशेषण के अंतर्गत आता है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ये विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब हम एक एक करके आज की क्लास में इन भेदों को पढ़ेंगे जहां तक जाएगा। अब मैं चाहूंगा कि शुरुआत में मैं आपको 2 भेद बताऊं, ताकि वीडियो का ड्यूरेशन जो वीडियो की अवधि जो वो काफी कम हो, ताकि आप आराम से बड़ी रुचि के साथ आप विशेषण के पार्ट 2 को समझ पाएं, देख पाएं, इस क्लास को अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले जिस विशेषण के बारे में बात करने वाले हैं वो है संख्यावाचक विशेषण, जो कि विशेषण का भेद का पहला भेद है। पहला भेद मित्र क्या है बताइएगा? संख्यावाचक विशेषण। ये होता क्या है? ये होता क्या है? संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण जो वे विशेषण जो किसका बोध कर रहा है? जो संख्या का बोध कर रहा है, जो संख्या का बोध, तो संख्या का बोध क्या कर रहा है? जो संख्या का बोध कर रहा है, ठीक है। किसका बोध कर रहा है? संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण जो संख्या का बोध कर रहा है, ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। अब हम संख्यावाचक विशेषण को अपने आगे की इस अध्याय में, इस कड़ी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको संख्यावाचक विशेषण पढ़ाऊंगा। इतना एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे जगह भी चाहिए अच्छे समझाने के लिए, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिए एक बार, इसके बाद हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ने वाले हैं। देखिएगा संख्यावाचक विशेषण मित्र, इसके भी 2 भेद होते हैं। इसके भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। देखिएगा कौन कौन से 2 भेद होते हैं, यहाँ पे लिखता हूं। पहला जो भेद होता है उसको क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक। क्या कहते हैं मित्र? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जो दूसरा भेद होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? हमने पढ़ा आज विशेषण के भेद। आज जो हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण के भेद। और विशेषण के भेद में मैंने आपको क्या बताया? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? संख्यावाचक,
परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर हमने पहला भेद उठाया संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं मित्र? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम समझेंगे, अब हम जानेंगे कि क्या होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो वे विशेषण जो किसी निश्चित संख्या को बताए, वे विशेषण जो वाक्य में निश्चित संख्या को बताए, जैसे 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 घर में चार बच्चे खेल रहे हैं। घर में चार बच्चे खेल रहे हैं। घर में चार बच्चे खेल रहे हैं। घर में कितने बच्चे खेल रहे हैं? देखिए एक संख्या पे बताया गया, एक संख्या यहाँ पे बताया गया। घर में कितने बच्चे खेल रहे हैं? चार बच्चे खेल रहे हैं। कितने बच्चे खेल रहे हैं? तो चार बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आपको निश्चित संख्या का आभास हो रहा है कि नहीं? क्या आपको यहाँ पे ऐसा तो नहीं पता चल रहा है कि घर में कुछ पता ही नहीं चला चार बच्चे खेल रहे हैं या 10 बच्चे खेल रहे हैं? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है घर में कितने बच्चे खेल रहे हैं? घर में चार बच्चे खेल रहे हैं। तो जब देखिए वाक्य में एकदम निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं, बताइएगा। बोलेंगे हाँ भैया हो रहा है। एक एग्जाम्पल मैं और लिखूंगा, राम के दो भाई हैं। राम के कितने भाई हैं? दो भाई। अब यहाँ पे राम के कितने भाई हैं? कितने भाई हैं? राम के यहाँ पे कितने भाई हैं? दो भाई हैं। ये भी निश्चित संख्या में बता रहा है। यानी वे वाक्य, वे शब्द निश्चित संख्या वाचक क्या होता है कि वे विशेषण जो किसी निश्चित संख्या को बोध कराए। भाई इसके कितने हैं? दो हैं। तीन निश्चित संख्या को बता रहा है कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया बता रहा है। घर में चार बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की संख्या पे एग्जैक्ट बताई जा रही है कि नहीं? बोलेंगे बिल्कुल बताई जा रही है। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होता है जो निश्चित संख्या का बोध कराए, जो निश्चित हमें आंकड़ा प्रदान करे। ठीक है, वही हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, इतना आप समझिए। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा ताकि मैं आपको अनिश्चित भी बता पाऊँ। अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होता है जो हमें संख्या लगभग में बताए। यानी जैसे अभी हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि यहाँ पे आंकड़े हमें एकदम पर्याप्त मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हमें निश्चित संख्या का आभास हो रहा था। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में हमें जो संख्या पता चलेगी अनिश्चित में पता चलेगी, नहीं आंकड़े में लगभग में पता चलेगा, हमें एग्जैक्ट ज्ञान नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, भीड़ में हजारों लोग, भीड़ में हजारों लोग शामिल हुए थे। देखिए भीड़ में हजारों लोग शामिल हुए थे। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अनिश्चित संख्यावाचक। और मैंने क्या बताया? यहाँ पे संख्या का आभास अनिश्चित में होगा, यानी हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भीड़ में कितने लोग शामिल थे? हजारों लोग थे। अब क्या वो 1000 हो सकता है? 1000 हो सकता है 2000 हो सकता है 10,000 हो सकता है 20,000 हो। हमें यहाँ पे क्या एक निश्चित संख्या पता चल रहा है? हजारों लोग हो सकते हैं, 10,000 भी लोग हो सकते हैं, 5,000 भी लोग हो सकते हैं। हमें यहाँ पे निश्चित संख्या का आभास नहीं हो रहा है और यही हमारा क्या कहलाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दूं, घर में चंद लोग आने वाले हैं, चंद मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इनके कुछ प्रायोगिक शब्द लिख देता हूं जिसके माध्यम से हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम पहचानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया चंद। चंद का मतलब होता है कुछ लोग। ठीक है, चंद लोग, बहुत लोग। ठीक है, बहुत लोग, ये कुछ मैंने इसके प्रायोगिक शब्द लिख रहा हूँ। चंद लोग हो सकता है, बहुत लोग हो सकता है, अनेक हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? सैकड़ों, ठीक है ना, सैकड़ों। रैली निकली थी, रैली में सैकड़ों लोग आए हुए थे। रैली में कितने लोग आए हुए थे? सैकड़ों लोग आए हुए थे। चंद हो गया, बहुत लोग हो गए, अनेक हो गया, सैकड़ों हो गया, अभी हमने लिखा था हजारों हो गया। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ इससे हमें कभी भी निश्चित संख्या का आभास नहीं होगा, ये हमें हमेशा अनिश्चित संख्या का आभास दे रहेगा। जैसे चंद लोग, अब घर में चंद मेहमान आने वाले, कितने मेहमान आने वाले? चंद लोग। अब उस चंद लोग में 4 लोग भी शामिल हो सकते हैं, 2 लोग भी आ सकते हैं, बहुत लोग। अब बहुत का क्या कोई आंकड़ा में पता चलता है? बहुत मतलब बहुत भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं,
है ना। अनेक लोग, अनेक मतलब कितने लोग, बहुत लोग हो सकते हैं, हजारों लोग, ठीक है। अनगिनत भी, अनगिनत भी हमें अनिश्चित संख्या का आभास कराता है, ठीक है। अन अनगिनत, ठीक है, अनगिनत हो सकता है। और क्या हो सकता है, चंद हो गया, बहुत लोग हो गए, अनेक हो गया, सैकड़ों हो गए, हजारों हो गए, अनगिनत हो गए, कुछ लोग, कुछ लोग। हमने हमने कल रात देखा, हमने हमने कल रात पड़ोसी के घर में कुछ लोगों को जाते हुए देखा। मैंने कल रात पड़ोसी के घर में कुछ लोगों को जाते हुए देखा। अब क्या हमें उन कुछ लोगों की संख्या का आभास है? नहीं, हमें बस ये पता है कि कुछ लोग थे। अब वो लोग कितने थे हमें ये नहीं पता चल पा रहा है। तो जब हमें निश्चित संख्या का आभास ना हो, जब हमें निश्चित संख्या का ज्ञान ना हो पाए, तो वही तो मित्र कहलाता है अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। और ये कुछ प्रायोगिक शब्द हैं जिनके माध्यम से हम हमेशा अनिश्चित का हमें हम आभास होगा, ठीक है। चंद लोग, बहुत लोग, अनेक, सैकड़ों, हजारों, अनगिनत। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, नहीं आपको बताऊंगा, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं इसको, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए। अब मित्र बताइए, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसमें हजारों लोग मारे गए, तो हजारों में मैं बोल रहा हूँ, देखिए क्या मेरे पास कोई फिक्स आंकड़ा है? वो 1000 भी हो सकते हैं, वो 2000 भी हो सकते हैं, वो 3000 या 5000 भी हो सकते हैं। तो हजारों लोग मैं बोल रहा हूँ, तो ये तो पता है हजारों लोग हैं, लेकिन कितने हजार है हमें ये नहीं पता है। तो जब इस तरीके से हमको ज्ञान हो, हमें निश्चित संख्या ना मिले, वही मित्र हमारा क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बीच के अंतर और उन दोनों के बारे में अब आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अब मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण फिर से देखिए क्या होता है कि वो विशेषण जो हमें एक निश्चित संख्या का बोध कराए। हमें किसका बोध कराए? एक निश्चित संख्या का। हमें किसका बोध कराए? निश्चित संख्या का बोध कराए। वही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होता है जो हमें अनिश्चित संख्या का बोध कराए, यानी हमें इसमें कोई फिक्स आंकड़ा नहीं मिलेगा, लगभग लगभग में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए एक शब्द इसमें ये भी हो सकता है, एक ये भी हमें अनिश्चित का बोध कराएगा, ये भी हमें अनिश्चित का बोध कराएगा, यानी हमें निश्चित का बोध नहीं अनिश्चित का बोध कराएगा। हमें फिक्स आंकड़ा नहीं अनफिक्स आंकड़ा प्रोवाइड करेगा, ठीक है, प्रदान करेगा। उम्मीद करता हूं आपको संख्यावाचक विशेषण के दोनों भेद बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा और डीप जाने का प्रयास करें, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम और भी अच्छे से समझने का प्रयास करें, तो इसके भी कितने भेद होते हैं मित्र? 4 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक है। हम इसको भी अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप इतना तब तक देखिए, समझिए, ठीक है। मैं मार्कर में इंक भर लेता हूं तब तक। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप सभी लोग, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। हम और उदाहरण के माध्यम से चीजों को और बेहतरीन ढंग से समझेंगे। अभी हम निश्चित संख्यावाचक के आपको मैं प्रकार बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि निश्चित संख्या और कितने प्रकार से हमें निश्चित संख्या का आभास हो, ठीक है। चलिए देखिएगा, आप हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे। निश्चित निश्चित संख्या वाचक के भेद, ठीक है। देखिए पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? क्रम बोधक। ये हम थोड़ा विशेषण को डीप से पढ़ रहे हैं। क्रम बोधक, क्रम बोधक विशेषण, विशेषण ना भी लिखूं तो भी आप समझिएगा विशेषण, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रम बोधक विशेषण। दूसरा क्या होगा? आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक विशेषण।
तीसरा हमारा क्या होने वाला है? समूह, समूहवाचक, समूहवाचक विशेषण। ठीक है। चौथा हमारा क्या होने वाला है? फिर मार्कर नहीं चल रहा है, समूहवाचक विशेषण। तीसरा हमारा क्या होने वाला है? प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक, आप थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक है। और पांचवा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पांचवा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गणना बोधक। ठीक है। इसके कितने भेद होते हैं? 4 नहीं, इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है। तो वो निश्चित संख्यावाचक के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक एक करके बड़ा आसान आसान सा ये हमें, जो मैं पांचों भेद अभी मैं इसको लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। गणना, गणना बोधक विशेषण। ठीक है। अब ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के हम भेद पढ़े। ये जितने भी विशेषण मैंने लिखे, ये सभी हमें निश्चित आंकड़ों के बारे में। तो हम एक एक करके निश्चित संख्यावाचक के भेदों के सभी भेद को समझेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है। तो पहला भेद क्या है? क्रम बोधक विशेषण। क्रम बोधक विशेषण में हमें जो संख्याओं का बोध होगा एक क्रम के रूप में होगा। क्रम बोधक विशेषण में हमें निश्चित संख्या का बोध एक क्रम के रूप में होगा। क्रम के रूप में आप नंबर कैसे लिखते हैं बताइए? क्रम के रूप में आप नंबर बताइए कैसे लिखते हैं? पहला, दूसरा, मित्र, ऐसे ही तो नंबर लिखते हैं। ये क्रम का ही तो हमें आभास करा रहा है, हमें क्रम का ही तो ये बोध करा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे नंबर क्रम में है और क्रम बोधक विशेषण में हमें ये सारे नंबर क्रम के रूप में बोध कराएंगे। अच्छा, अगर मैं कहूँ ये निश्चित संख्यावाचक भेद के अंतर्गत आता है, तो अगर हमें इनका उदाहरण लेके हमें बनाना हो, एक उदाहरण बनाना हो और उन उदाहरण के माध्यम से हमें निश्चित संख्या का बोध कराना हो, तो आप क्या क्या उदाहरण बना पाएंगे? आप इनकी मदद लेके उदाहरण बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बनाऊं पहला एक शब्द है, इसका मैं अगर इसको लेके अगर उदाहरण बनाना चाहूँ तो मैं क्या बना सकता हूँ? मेरे क्लास में मेरा पहला स्थान है, कक्षा में मेरा पहला स्थान है। एक वाक्य बना कि नहीं, क्या बोध करा रहा है? निश्चित होने का बोध करवा रहा है कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया, निश्चित होने का बोध करवा रहा है। क्लास में मेरा, कक्षा में मेरा प्रथम स्थान है, यानी एक संख्या बताई जा रही है कि स्थान कितना है? पहला है। तो निश्चित संख्या यानी जो निश्चित होने का बोध कराए, जो निश्चित संख्या का बोध कराए। ठीक है, पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, भूलना नहीं है। तो क्रम बोधक विशेषण यानी जिसमें संख्या क्रम के रूप में पता चले। ठीक है। आवृत्ति बोधक विशेषण, जैसा कि मैंने कहा, आवृत्ति बोधक विशेषण क्या होता है मित्र? आवृत्ति बोधक विशेषण वो विशेषण होता है जिसमें संख्या गुने के रूप में पता चले, जिसमें निश्चित संख्या हमें किसके रूप में पता चले? गुने के रूप में पता चले। गुने के रूप में क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा दोगुना, वो मुझसे दोगुना खाना खाता है, वो मुझसे दोगुना खाना खाता है, वो मुझसे तिगुना काम करता है, वो मुझसे तिगुना काम करता है। अब कहीं ना कहीं संख्या एक अलग रूप से यहाँ बताई जा रही है, लेकिन निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं? जैसे मैंने आपसे कहा वो मुझसे दोगुना खाना खाता है, अब वो मुझसे कितना खाना खा रहा है? 2 टाइम्स ज्यादा खाना खा रहा है। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, यानी 2 गुना ज्यादा खाना खा रहा है। तो एक निश्चित संख्या का हमें आभास हो रहा है कि नहीं? एक निश्चित संख्या का एक आंकड़ा हमें मिल रहा है कि नहीं? तो ठीक ये सारी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आवृत्ति बोधक विशेषण के अंतर्गत। तिगुना होता है और क्या होता है? चौगुना होता है। क्या होता है बताइए? चौगुना, चौगुना, ठीक है, 5 गुना, है ना, ऐसा होता है। तो ये आवृत्ति बोधक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? आगे हम बात करेंगे समूहवाचक विशेषण के बारे में। समूहवाचक विशेषण के बारे में, अब इसमें हमें संख्या किस रूप में बोध होगा? इसमें हमें संख्या समूह के रूप में बताया जाएगा। समूह के रूप में हमें इसमें बोध होगा। जैसे दोनों, तुम दोनों लोग कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों लोग कहाँ जा रहे हो? अब वो दोनों लोग साथ में है, यानी उनका एक से ज्यादा जब रहता है संख्या तो समूह माना जाता है। तो समूहवाचक विशेषण में हमें संख्या समूह के रूप में पता चलेगा। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तीनों, तीनों, चारों, है ना, पांचों, ऐसे करके इसमें शब्द हो गए, पांचों। ठीक है, आपने कहीं छहों सुना है क्या? नहीं। दोनों होता है, तीनों होता है, चारों होता है, पांचों होता है,
छहो सुना है क्या ना, छहो नहीं होता, उसको मित्र हम लिखते हैं पता है क्या, छह के छह, छह के छह, ठीक है। सातों, सातों भी हमने सुना है, सातों, है ना। आपने क्या आठों सुना है, हाँ भैया आठों भी हमने सुना है। ये सारे क्या है, ये हमें समूह के बोध के बारे में बता रहे हैं। सातों आठों, क्या आपने नौ सुना है, नौ नहीं, नौ नहीं होता। अगर हमें नौ को निश्चित संख्या के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, नौ के नौ, वो नौ के नौ लोग आ रहे हैं, तो नौ के नौ लोग आ रहे हैं, हमें निश्चित संख्या का आभास हो रहा है कि नहीं, हाँ नौ लोग हैं, आठ लोग नहीं है, ना ही 10 लोग हैं, नौ लोग हैं, नौ के नौ। तो जिनका अपने आप में निश्चित संख्या ना बन पाए, जैसे अभी मैंने बताया छह, अब जैसे 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, ठीक है, 4 गुना होगा, सॉरी, ठीक है, 4 गुना नहीं होगा, 4 गुना होगा, ठीक है, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है। तो सॉरी, देखिए मैं आवृत्ति बोधक में चला गया, समूहवाचक विशेषण की हम बात कर रहे थे, ये थोड़ा गलती था यहाँ पे, 4 गुना नहीं होगा, 4 गुना होगा, ठीक है। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है, ये आपने सुना होगा। छहों कहीं सुना है, नहीं। अगर छहों यानी छह को अगर हमें निश्चित संख्या के रूप में लिखना है तो हमें छह के छह लिखना पड़ेगा। सातों भी हमने भैया सुना है, सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा, सनी लियोन के डायलॉग भी है हमारे, ठीक है। आठों को मारूंगा, आठ, नौ, नौ सुना है क्या, नहीं। नौ, नौ को अगर हमें निश्चित संख्या के रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे नौ के नौ, नौ के नौ। दसों सुना है क्या आपने, दसों, जी हाँ बिल्कुल सुना है, लेकिन जब बात दसों पे आ जाए तब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। दसों, दसों लोग आ रहे हैं, तो क्या हमें यहाँ पे निश्चित होने का बोध हो रहा है या फिर अनिश्चित होने का हमें आभास हो रहा है, दसों लोग आ रहे हैं। अब जब गणित में ऐसा माना जाता है कि जब संख्या 10 से ऊपर जाती है, ठीक है, तो फिर वो अनिश्चित संख्या के रूप में बोध हो जाती है। अब दसों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अब वो भाई कितने लोग हैं, वो फिक्स दसों नहीं है, दसों लोग, 10 के रूप में न रहे, कितने लोग हो सकते हैं, 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग। अभी देखिए संख्या ऊपर जा रही है, तो जब अंकगणित में माना जाता है कि जब संख्या 10 से ऊपर जाए तो हमें अनिश्चित होने का बोध होता है, अनिश्चित होने का क्या होता है, बोध होता है। तो दसों, ठीक है, दसों क्या है, यह एक अनिश्चित संख्या पे भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यह समूहवाचक विशेषण में जब हम ये किसका भेद पढ़े, हम निश्चित संख्या वाचक का भेद पढ़े हुए, और 9 तक तो हमने पढ़ा, 9 तक तो हमने पढ़ा निश्चित संख्या का आभास कराने वाले सब, लेकिन जैसे ही हम 9 के बाद आए, दसों की बात करें, 20 की बात करें, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, भीड़ में हजारों, भीड़ में हजारों लोग मारे, भीड़ में हजारों लोग मारे गए, भीड़ में हजारों लोग मारे गए। क्या हमें यहाँ पे निश्चित आंकड़ा का पता चल पा रहा है, क्या यहाँ पे हमें निश्चित आंकड़ा का पता चल पा रहा है, बोलेंगे नहीं भैया यहाँ पे हमें निश्चित आंकड़ा का पता नहीं चल पा रहा है, बोल रहा है, अभी मैं एग्जाम्पल बताया था, भीड़ में हजारों लोग मारे गए। अब वो 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आई, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। समूहवाचक विशेषण में हमें संख्या समूह के रूप में पता चलेगा, किस रूप में हमें मित्र पता चलेगा, समूह के रूप में पता चलेगा। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे अब मिटाना चाहूंगा ताकि मैं आगे के उदाहरण भी आपको लिख के समझा दूं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, ठीक है। विशेषण के भेद हमने पढ़े। अब प्रतीक बोधक विशेषण क्या होता है, प्रतीक बोधक विशेषण वो विशेषण होता है जो किसी एक का बोध कराए, किसका बोध कराए, जो किसी एक का बोध कराए, वही प्रतीक विशेषण होता है। जैसे एक एक करके तुम सब यहाँ पे आओ, एक एक, ठीक है, हर एक आदमी यहाँ से खाना खाकर जाना चाहिए, हर एक, ठीक है, जो एक एक का आभास कराए, जो किसी एक का बोध कराए, वही मित्र प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। बस आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक बोधक विशेषण में जहां हमेशा किसी एक के बारे में बात की जाए, किसी एक का बोध, ठीक है। अब मित्र आ जाते हैं हम अपने पांचवें भेद, आखिरी भेद है गणना बोधक विशेषण। अब गणना बोधक विशेषण क्या होता है, गणना बोधक विशेषण क्या होता है, गणना बोधक विशेषण के देखिए दो भेद होते हैं, पहला होता है पूर्णांक बोधक, यहां से आपको मैं समझाऊंगा,
पूर्णांक पूर्णांक बोधक, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, अपूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, ठीक। क्या होता है पूर्णांक बोधक? पूर्णांक बोधक विशेषण वह विशेषण होता है जो पूर्ण संख्या, जो संख्या पूर्ण हो वही पूर्णांक बोधक मित्र कहलाता है। जो संख्या पूर्ण हो वही क्या कहलाता है? पूर्ण कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, ये बताइए जो मैं संख्या लिख रहा हूँ ये अपने आप में पूर्ण है कि नहीं? ये पूरा संख्या लिख रहा हूँ कि नहीं? आधा तो नहीं लिख रहा मैं। बोलेंगे नहीं भैया ये आधा कैसे, ये तो अपने आप में पूरा है। 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है, ये अपने आप में पूरा, ये कहीं से आधा आधा या फिर टेढ़ा नहीं है, ठीक है। 4, ठीक है। इसी प्रकार के आदि, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी जो पूर्ण, जो संख्या पूर्ण हो वही पूर्णांक बोधक कहलाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिख रहा हूँ। राम के 2 भाई हैं। याद है आपको अभी पहले शुरू में बताते वक्त निश्चित संख्या का एग्जाम्पल के उदाहरण को भी बताते वक्त मैंने ये उदाहरण लिया था। राम के 2 भाई हैं, तो सबसे पहले आपसे एग्जामिनर 2 तरीके से इसमें सवाल पूछ सकता है। या तो ऐसे पूछेगा कि यह विशेषण का कौन सा भेद है, तो विशेषण का ये कौन सा भेद है, अगर आप सब अब तक विशेषण में द्वारा बताए गए समझ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हम कोई भी देख के बता जाएगा कि राम के 2 भाई हैं। भाई कितने हैं? 2 हैं। एक निश्चित संख्या का हमें पता चल रहा है कि उसके भाई कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे तो निश्चित संख्या वाचक विशेषण ही होगा। लेकिन एग्जामिनर अगर आपसे ये जानना चाहता है कि आप विशेषण के बारे में और आपसे अधिक जानना चाहता है, तो इसी सवाल को घुमा के पूछेगा। और कैसे पूछेगा कि राम के 2 भाई हैं, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद है? अब यहाँ पे आपको फंसना है, लेकिन यहाँ पे बचना है, आपको फंसना नहीं है। अगर आपसे पूछे राम के 2 भाई हैं, निश्चित संख्यावाचक के भेद का यह कौन सा भेद है, तब आपको वहां पे क्या बताना है? ये गणना बोधक विशेषण का भेद है। और गणना बोधक में कौन सा? पूर्णांक बोधक। यानी राम के 2 भाई हैं, यह विशेषण, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद है? तो पूर्णांक बोधक है, क्योंकि यहाँ पे संख्या क्या है? पूर्ण है। इतनी बात मित्र आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है आपको, ठीक है। राम को 2 भाई है, ठीक है। अब जैसे कुछ और उदाहरण में लिख लूं, घर में 10 लोग रहते हैं। घर में 10 लोग रहते हैं। घर में कितने लोग रहते हैं मित्र? 10 लोग रहते हैं। अब ये बताइए निश्चित संख्या है कि नहीं? 10 हमें निश्चित संख्या का आभास करवा रहा है कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया निश्चित संख्या का आभास करवा रहा है। अब घर में 10 लोग रहते हैं, अगर मैं पूछूं ये निश्चित संख्या के अलावा और ये कौन सा भेद है, तो आप बताएंगे ये पूर्णांक बोधक विशेषण है। यह पूर्णांक बोधक विशेषण है। पूर्णांक बोधक विशेषण किसके अंतर्गत आता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जवाब 2 है। निर्भर यह करता है कि सवाल किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। जिस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे उसी प्रकार से मित्र आपका जवाब भी होना चाहिए। अगर यही पूछ दिया जाए घर में 10 लोग हैं, विशेषण का कौन सा भेद है, निश्चित या अनिश्चित, तो यहाँ पे हमें निश्चित का बोध हो रहा है या निश्चित का बोध हो रहा है? 10 तो एक निश्चित संख्या है ना। लेकिन अगर यही आपसे सवाल पूछ दे कि घर में 10 लोग हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद है, तब आपके पास जवाब होना चाहिए यह एक पूर्णांक बोधक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? पूर्णांक बोधक विशेषण, ठीक है। मित्र अब पूर्णांक बोधक क्या होता है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्णांक बोधक विशेषण वह विशेषण या पूर्णांक बोधक वह होता है जो संख्या पूर्ण हो। अब जो संख्या पूर्ण न हो वही तो अपूर्णांक हो जाता है। उल्टा कर दीजिए आप, जो संख्या पूर्ण नहीं हो वही क्या कहलाता है? अपूर्णांक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिखूं आधा। आधा क्या होता है? मैथ की भाषा में 1/2 कहते हैं, ठीक है। पौन कहते हैं, ठीक है। 3/4 होता है, गणित की भाषा में इसे 3/4 कहते हैं, ठीक है। सवा होता है। यह सब क्या है? यह अपूर्ण संख्या का बोध हमें कराता है, लेकिन फिर भी एक संख्या होती है, ठीक है, लेकिन पूरी नहीं होती। यही फर्क है पूर्णांक और अपूर्णांक, ठीक है। आधा, पौन, सवा और क्या हो सकता है? 1.5, ठीक है। आधा, पौन, सवा, 1.5 आदि जैसे अपूर्णांक संख्या हमारे अपूर्णांक बोधक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इनका आप लेके कोई भी उदाहरण आप बना के गणना बोधक विशेषण का उदाहरण आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अपूर्णांक बोधक विशेषण
के अंतर्गत जो आने वाले शब्द होते हैं वो यही होते हैं। अपूर्णांक बोधक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अपूर्णांक बोधक विशेषण मित्र वो विशेषण होते हैं जो संख्या पूर्ण नहीं होती वही अपूर्णांक बोधक होता है, और जो संख्या पूर्ण होती है वही पूर्णांक बोधक कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि निश्चित संख्यावाचक के इतना भेद मेरे द्वारा बताए गए, पढ़ाए गए, सिखाए गए आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जो भी मैंने आपको सिखाया, उम्मीद करता हूं आप बेहतर ढंग से सीखे होंगे। तो आज अपने क्लास को हम यही समापन की ओर लेके चलते हैं। अगले अध्याय में हम विशेषण के दूसरे भेद को पढ़ते हुए मिलेंगे, जहां हम परिणामवाचक भेद को हम पढ़ेंगे, परिणामवाचक विशेषण को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से निश्चित संख्यावाचक के भांति उसको भी हम समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, इसी तरह पढ़ते रहिए। और अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप संघर्ष कर रहे हो, निरंतर मेहनत कर रहे हो, तो मित्र विश्वास मानिए सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में मेहनत क्यों ना कर रहे हो। अगर आपका डेडिकेशन, आपका स्ट्रगल, आपका जो मेहनत है वो निरंतर चल रहा है उस एक चीज के प्रति, उस एक लक्ष्य के प्रति, तो सफलता एक दिन मिलना आपको निश्चित है। आपको हताश नहीं होना है, आपको मायूस नहीं होना है, आपको निरंतर मेहनत करते चले जाना है। और देखो, मेहनत हमें कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी पड़ाव में करना पड़ेगा। अपने पेट के लिए जीवन के किसी न किसी पड़ाव में करना पड़ेगा। चाहे हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें, चाहे अपना हम स्टार्टअप कर रहे हैं, वहां भी हमें मेहनत करना पड़ेगा स्टार्टअप को जमाने में, मार्केट में लाने में, है ना। चाहे हम कोई भी काम करें, हमारा कोई भी काम करें, हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम कहीं ना कहीं हमारे पास एक इनकम का सोर्स है, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में हमें मेहनत करना ही पड़ेगा। तो वो अगर समय अभी है कि अगर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, मेहनत कर सकते हैं, तो एक अच्छा नौकरी ले सकते हैं, तो आपके पास बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है यही। क्योंकि अगर आप इससे चूके तो आगे चल के कहीं ना कहीं चल के आपको प्राइवेट सेक्टर में फिर मेहनत करना पड़ेगा खुद को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।